Okay, so we are going to discuss today electrostatics, the chapter जो 11th का है. Okay, in a nutshell, every student has to write the session जो भी मैं लिख रहा हूँ. आपने 11th में लिखा होगा, बट अभी मैं जो करवाऊंगा वो पूरा चैप्टर का एक समरी है. ओके, सो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, जो स्टार्ट करता है, वो बोलता है कि इंट्रोडक्शन क्या है. मतलब बराबर कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है. तो बहुत ही सिंपल है. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, वेरी गुड. द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट. इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, कि अगर हम चार्ज को रेस्ट पे रखें और अगर हम वो चीज के बारे में कुछ स्टडी वडी करें तो उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल देंगे. ओके, और इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. तो पहले हम समझ लेते हैं कि यार इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. तो जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है what are the different properties of the electric charge. Okay, तो यार हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो वैसे दो तरह के होते हैं नॉर्मली. एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है यार, नेगेटिव. हमें सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ द टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. एक होता है कि लाइक चार्जेस होता है. बता सकते हो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं. बहुत बढ़िया है ना. एंड अनलाइक चार्जेस आपको सबको पता है. ओके, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे यार, अट्रैक्ट करेंगे. तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे यार, अट्रैक्ट. ओके, उसके बाद चार्जेस का जो नेचर होता है वो एडिटिव नेचर होता है. बराबर, एडिटिव का मतलब क्या है, आप चार्ज को ऐड कर सकते हो लाइक Q1 प्लस Q2 प्लस so on. Because charge is a scalar quantity. सबको क्लियर है ना, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, याद रखना. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ चार्ज, सबको पता है. द यूनिट ऑफ अ चार्ज इज ओके कूलम. द यूनिट ऑफ अ चार्ज इज व्हाट, कूलम. ओके, कोई भी कंडक्टर को, ओके हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं. बराबर. सो चार्जिंग के प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं. सो चार्जिंग के जो प्रोसेसेस होते हैं उसके अलग अलग नाम हैं. पहला प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. याद होगा आपको, ये चीज आप स्कूल में भी पढ़े होंगे. एक सिल्क लो और एक कोई ग्लास रॉड लो, सिल्क को ग्लास पे क्या करो यार, रब करो, तो सिल्क और ग्लास पे एक एक चार्ज आ जाता है. सिंपल है ना, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव. ओके, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. देयर इज अनदर प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन. और इज चार्जिंग बाय कंडक्शन बहुत ही सिंपल फंडा बच्चा. दो अगर स्फीयर है, दो स्फीयर पे अलग अलग चार्ज है, आप एक दूसरे को क्या करोगे, टच करोगे और क्या करोगे, सेपरेट करोगे. देखा होगा ना आपने, ये चीज भी बहुत ही लॉजिकल है कि क्या होगा अगर मैं उसको टच करके सेपरेट करूंगा तो एक दूसरे पे चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज नॉन एज अ चार्जिंग बाय कंडक्शन. ओके, कंडक्शन का मतलब ही है कि चार्ज कंडक्ट करेगा. एंड द लास्ट जिसको हम बोलते हैं वेरी 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 गुड मैथेलियन दर्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन. व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके, करेंटली हम लोग आप एक दूसरे के साथ मिले नहीं हैं. ओके, बट
आज मैंने कुछ आपको बताया और मे बी आप थोड़े मोटिवेट हुए। तो मोटिवेशन कहाँ से हुआ? ओके, कि जब मैंने कोई चीज आपको बताई और आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे हम दो चीज को नजदीक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, विदाउट टचिंग चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय व्हाट, इंडक्शन। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जो है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। आप बोलोगे सर क्या था क्वांटाइजेशन? सर बहुत ही सिंपल है, योर चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, बहुत सही बोला आदित्य ने, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला जो यूज हो सकता है। तो प्लीज नोट डाउन, Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एनी। ओके, Q इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस एनी, वेर एन इज बेसिकली जो नॉर्मली लिया जाता है वो आपका इंटीजर या होल नंबर होगा। अगर प्लस माइनस लिख रहे हो तो होल नंबर लिखना, अगर सिर्फ आप एन ई लिखते हो तो आप इंटीजर लिख सकते हो, तो होल नंबर। किसी को याद है व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमने तब भी क्वेश्चन करे थे तो लिखी थी बहुत बार। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 90 coulomb। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, so this is the next property which is known as a quantization, and one more last property is conservation of the charge। I think ये भी पता है, charges are always conserved in nature, you cannot create the charge, you cannot क्या, destroy the charge, charge can always transfer from one body to another। ओके, सो ये जो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ओके, ये जो भी चीज आपके साथ डिस्कस करी बेटा, वो क्या हो गए, द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड दैट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी और द थर्ड थिंग जो अब हमें पढ़नी है, जिसका नाम है द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस, और जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, याद होगा सब बच्चों को, कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो क्विकली इसके लिए बता दे हैं, अज्यूम करो आपके पास दो चार्ज है, लेट्स से वन चार्ज इज Q1, अनदर चार्ज इज Q2। दोनों को मैं एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखता हूँ, लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ओके, देन द फोर्स on Q1 or force on Q2 is given by 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon R Q1 Q2 upon R square। दिस इज अ सेकेंड फॉर्मूला जो आपको पता होना जरूरी है। प्लीज राइट डाउन, F इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया बच्चा, R स्क्वायर। इन दिस आपको क्या याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, चलो एवरीवन प्लीज लेट मी नो, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम, इट इज नोन एज permittivity। Very good, it is known as permittivity of free space। what do you mean by permittivity of free space? Okay, what do you mean by permittivity of free space? के अगर आपके पास एक मीडियम है, अगर आपके पास एक मीडियम है, वो मीडियम में से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इजीली पास कर सकती है, ओके, कितनी इजीली पास कर सकती है, उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं।
The meaning of permittivity is to allow. Okay, the meaning of permittivity is to allow. I hope ये क्लियर हुआ होगा, है ना, कि परमिटिविटी का मतलब क्या है, कि एक मीडियम कितना अलाउ करेगा अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने के लिए. और एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 into 10⁻⁻12 coulomb square upon Newton meter square. Okay, this is a वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू जो फिक्स है वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए. इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं. ओके, और हमारे पास वन मोर क्वांटिटी है अगर आप देखोगे तो, जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर. और एप्सिलॉन आर इज नोन एज वेरी गुड रिलेटिव परमिटिविटी. एब्सोल्युटली करेक्ट. इसका और एक नाम था, चलो किसको याद है, इसका और एक नाम था, हाँ बहुत बढ़िया, इसका दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वेरी गुड. इसलिए इसका और एक सिंबल है स्मॉल के. ओके, इसका वन मोर एक सिंबल है, क्या है बच्चा, स्मॉल के. ओके, और ये वैल्यू डिपेंड करती है, दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम. मीनिंग आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाता है कि एप्सिलॉन आर कितना होगा, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. ओके, इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर एयर और वैक्यूम के लिए, और बाकी सारे मीडियम के लिए क्वेश्चन में दिया जाएगा. सो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा. इज इट ओके ना? तो आपको टेंशन नहीं लेना कि सर एप्सिलॉन आर की वैल्यू नहीं दी तो क्या करेंगे. ओके, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपको उसको क्या कंसिडर करना है, यू हैव टू कंसिडर इट एज 1. इसको क्या कंसिडर करोगे, 1. नाउ आप बोलोगे सर देन 1/4 एप्सिलॉन नॉट, डोंट यू थिंक सर ये तो एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 into 10⁻12 एक वैल्यू कांस्टेंट है तो ये वैल्यू फिक्स होगी. अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा, 9 into 10⁻9. ओके, 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इसीलिए इसीलिए अब आपको समझ में आएगा कि आपका फोर्स का फॉर्मूला आप लिख सकते हो 9 into 10⁻9 डिवाइड बाय के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. Q1 Q2 upon R square. Just I will share the entire notes with you. Okay. साथ साथ में मैं चाहूंगा कि आप लोग लिखते रहो यार थोड़ा सा. ओके, सो दैट यार हम लोग लैग ना हो. ओके, वी हैव टू, I want to cover the entire chapter today possible, okay, if possible. ठीक है, so that next lecture में I can start with 12. चलो, so F is 9 into 10⁻9 upon K Q1 Q2 by R square. और ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बराबर, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. इसीलिए है ना, आप एग्री करोगे बच्चा कि ये नॉर्मली रेस्ट पे ही काम करता है. ओके, ये किस पे काम करेगा, ये रेस्ट पे काम करेगा. ओके, अब ओके, यहां से आप एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन देखो तो वो डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन अ मीडियम. ओके, क्या होता है डेफिनेशन, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय क्या होगा बच्चा, फोर्स इन अ मीडियम. तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आपको डिफाइन क्या करना पड़ेगा,
इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या, द फोर्स इन वैक्यूम अपॉन द फोर्स इन अ मीडियम। ओके, और अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, ओके, और तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू दर्शन में अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा बेटा। ओके, अब देयर इज वन मोर थिंग, डू यू एग्री द फोर्स इज अ विच क्वांटिटी? चलो, फोर्स इज अ विच क्वांटिटी बच्चा, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी, बताओ। बराबर, तो सारे बच्चे बोलोगे कि फोर्स इज अ विच क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो ये जो वैल्यू लिखी है वो उसका स्केलर और मैग्नीट्यूड फॉर्म है, बराबर। ये इसका कौन सा फॉर्म है, स्केलर या तो मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो आप बोलोगे सर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखो मैं लिख रहा हूं, अगर आपको f को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट डाउन दिस वे, 9 into 10 raised to 9 divide by k q1 q2 by r square r cap। ओके, सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर कैप, यस और नो? क्या होता है आर कैप को, क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, और आर कैप जो यूनिट वेक्टर है उसका डेफिनेशन क्या होता है? कैन आई से इट इज आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। डेफिनेशन क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड, सॉरी, आर वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो आई कैन राइट दिस वे आल्सो, आर वेक्टर अपॉन आर। अगर ऐसा लिखूं तो देखो ये डेफिनेशन अब क्या हो जाएगा, 9 into 10 raised to 9 अपॉन के q1 q2 by r square r vector upon r, which is nothing but again 9 into 10 raised to 9 divided by k q1 q2 upon r cube r vector। समझ में आ गया सारे बच्चों को, हाँ के ना? ओके, सो there are two vector form, there are two vector form which can be asked। one is this, जहां पे आर कैप यूज हो सकता है, एंड वन इज दिस, जहां पे आर वेक्टर यूज हो सकता है। अगर आर कैप यूज होगा तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आएगा, और आर वेक्टर यूज होगा तो डिनोमिनेटर में आर क्यूब आएगा। गलती मत करना, बस क्वेश्चन शांति से रीड करना और फिर करेक्ट मार्क करना, ठीक है? यस यस, श्योर श्योर आशी। ओके, ठीक है, तो आई होप दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। ओके, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। ओके, चलो मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। ओके, अब जैसे ये हमारा हुआ, ओके, तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, ओके, वो है हमारा द फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे थे, अगर याद होगा तो, है ना, अलग अलग एग्जांपल ले लेके हमने डिफरेंट शेप्स लिए थे, ट्राइंगल देखा था हम लोगों ने, स्क्वायर लिया है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? ओके, रादर देन एक्सप्लेनिंग द मतलब स्पेसिफिक, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द वन स्क्वायर का एग्जांपल, क्योंकि वो सबसे बेस्ट तरीके से समझता है। ओके, तो अज्यूम करते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है और मैंने स्क्वायर के 4 कॉर्नर ले लिए, जिसपे मैं डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस को पुट करने वाला हूँ। ओके, सो लेट अस कंसिडर कॉर्नर ए पे +2 कूलम है, कॉर्नर बी पे -3 कूलम है, कॉर्नर 4 पे +4 कूलम है, और कॉर्नर डी पे
अज्यूम करो -1 वोल्ट, ठीक है। नाउ ध्यान से समझना, ओके। अज्यूम करो -1 ही +1 ले लेते हैं, ओके। वैसे कुछ भी ले सकते हो टेक्निकली। अब जो भी आपको क्वेश्चन होगा कि यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स, यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज। अब वो कोई भी दिया जाएगा, तो आपको फॉर दिया ऑन चार्ज सी। तो हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले, ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सी पॉइंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। विल कंसिडर पॉइंट सी। अब आप क्या करोगे, पहले तो आप सी पे कितने टोटल फोर्स लगेंगे, चलो सोचो, हाउ मेनी फोर्स विल एक्ट ऑन पॉइंट सी, बताओ। तो बहुत इजी है ना, देयर विल बी 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पॉइंट सी, ओके। चलो पहले लेट अस कंसिडर डी और सी। मुझे बताओ वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा बिटवीन डी एंड सी, है ना। बहुत अच्छा, तो दैट फोर्स इज गोइंग टू बी रिपल्सिव। अब वो पॉइंट रिपल्सिव है, वो फोर्स रिपल्सिव है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा सी पे, राइट या लेफ्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसको ये समझ गया ना कि सर डायरेक्शन राइट होगा, उसके से ये क्वेश्चन बनने ही वाला है। क्यों राइट होगा, क्योंकि रिपल्सिव है तो सी का टेंडेंसी होगा बाहर जाने के लिए, ओके। सो दैट मीन्स सी पे जो डायरेक्शन लगेगा वो राइट में लगेगा। सो इसको लिखने का तरीका क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू, लेट अस कंसीडर ये वैल्यू 1 मीटर है, ये वैल्यू 1 मीटर है, ठीक है। चलो अब ए और सी की बात करते हैं, तो ए और सी को पहले ज्वाइन करो। अब मुझे बताओ ए और सी अगेन क्या लगेगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, क्या लग रहा है आप लोग को, है ना। तो आप दिमाग में सोचोगे हाँ सर ये तो रिपल्सिव है, तो अगेन सी पे जो फोर्स लगेगा वो अवे फ्रॉम सी होगा या टूवर्ड्स ए होगा, तो सब बोलेंगे सर अवे। तो मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। फाइनली अब मुझे बताओ बी पॉइंट की वजह से सी पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव, बराबर। तो अब वो जो फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स बी होगा। अब सबको समझ में आ जाएगा, यस सर इट इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स बी। सो फाइनली यू कैन से एफ सी बी। आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट ये कंसेप्ट समझा या नहीं समझा अच्छे से, किस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ओके। तो यहाँ पे आप टोटल फोर्स लिख सकते हो, व्हाट एफ वेक्टर इज एफ सी ए वेक्टर प्लस एफ सी बी वेक्टर प्लस एफ सी बी वेक्टर, ओके। यहाँ पे द टोटल फोर्स इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, बट ये जो मैंने लिखा है ना इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये इसका कौन सा फॉर्म है बच्चा, वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है बच्चा, ये वेक्टर फॉर्म है। सो टू सॉल्व द क्वेश्चन हमें इसके कौन से फॉर्मेट में जाने पड़ेगा, स्केलर फॉर्म, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को बच्चा बाटी रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, ओके। करेंटली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि इसका सॉल्यूशन कैसे लाना है, इज इट ओके, ओके। मेथड समझ में आ गया। अब क्या करने वाला है मैं बता दे रहा हूँ, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी इसका है ना 11th के, आपको एक सीईटी की बुक मिली होगी, सारे बच्चों के पास 11th की एक सीईटी की बुक होगी, 2 बुक होती है, एक 12th की है एक 11th की है, ओके। आप देखना जो 11th की बुक है ना
उसमें ये चैप्टर होगा, 11th की बुक में ये चैप्टर होगा। ओके, उसमें से मैं अब आपको होमवर्क स्टार्ट करूंगा देना बच्चा। ओके, उसका डिस्कशन जब लेंगे तब मैं इसका पूरा आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो आपका तब जिसको भी ये डाउट है ना कि सर इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो आपको तब पूरा के पूरा पिक्चर क्लियर करेंगे। ओके ओके, तो जो बच्चे सीईटी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनको ही सिर्फ सॉल्व करनी है। ओके, वो चीज सिर्फ उनको सॉल्व करनी है, तो उनका डाउट तभी क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है ना? तो कंसेप्ट शुड बी क्लियर। और मान के चलो, मान के चलो इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसके क्वेश्चन अगर सीईटी में आए, वैसे तो बहुत कम चांस होते, पर अगर सीईटी में आए तो लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। मैं आपको एक बहुत ही एक काइंड ऑफ ऐसे अंदर की बात बताता हूँ। सीईटी के क्वेश्चन सादा करके 99.9% ऑफ द टाइम ट्राइंगल के ही आएंगे। पहली बात ध्यान से समझना। और उसमें भी वेरी हाई चांस या तो वो ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा और या तो वो राइट एंगल होगा। और उससे वो क्वेश्चन इतने इजी होते हैं ना। ओके, मतलब मैं आपको उसमें शॉर्टकट दूंगा, आप वो क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर पाओगे। 30 सेकंड, यू विल नॉट बी, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो फिर आपको उसमें सोचना है कि सर कैसे करना, क्या करना। ठीक है, सो जब हम वो डिस्कशन लेंगे, मैं आपको वो दोनों नोट्स लिखवा दूंगा सीईटी के डिस्कशन में, आप उसमें नोट डाउन करें। ठीक है, अभी के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज अ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, मूविंग टू हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कोई और नाम से भी जाना चाहता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इंटेंसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ई वेक्टर बोलेंगे? इट इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन a unit positive charge. That's it. तो E वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? इट इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप E का मैग्नीट्यूड लो तो उसका फॉर्मूला बनता है 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय K कैपिटल Q बाय स्क्वायर। अगर आप चेक करोगे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में there is only one small difference। अगर आप देखो तो क्या डिफरेंस है? न्यूमरेटर में दो चार्ज के बदले सिर्फ एक चार्ज है। अगर आप देखो तो Q1 Q2 नहीं है, सिर्फ Q है। और लॉजिकल भी है क्योंकि डिवाइड बाय क्या हो गया है? चार्ज हो गया है। डिवाइड बाय क्या हो गया है? चार्ज हो गया है। सो ये Q डिवाइड बाय ये है, तो इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या? इंटेंसिटी। सो ये जो है, दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, एग्री करोगे वेदर इट इज फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड both are inversely proportional to r square? हाँ के ना? ठीक है, बेसिकली बोथ आर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, और जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, ओके, सो ये काइंड ऑफ
इसका जो ग्राफ होता है वो इनवर्स रिलेशन में जाता है, लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, पर आर स्क्वायर होगा तो भी शेप सिमिलर जैसा होता है। सो आप चेक करो, दिस इज अ शेप ऑफ एफ और ई वर्सेस डिस्टेंस। ओके, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली, व्हाट इज द आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड स्मॉल आर। तो आपको ग्राफ दिया जाएगा 4, उसमें से ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, so I think this should be very much clear to you. Okay, now इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके हमारे पास नॉर्मली 2 टाइप होते हैं। हाँ, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। वन टाइप जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, अनदर टाइप जिसको हम बोलते हैं नॉन। ओके, आप इस चीज को है ना वाटर के फ्लो के साथ कंपेयर कर सकते हो। ओके, अगर आपने कभी है ना कोई एकदम लेक का पानी देखा होगा, ओके, या तो एकदम एकदम जो एक बोलते हैं ना कि एकदम शांत कोई रिवर है उसका पानी देखा होगा, तो डू यू एग्री कि वो एकदम आराम से यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। उसके वाटर में जो भी हमारे पास है ना जितने भी करंट्स है वो सारे के सारे पैरेलल रन होते हैं। बट अगर आप नॉन यूनिफॉर्म की बात करो तो आप एग्जांपल ले सकते हो सिंपल वाटरफॉल का। वाटरफॉल का पानी में ओके कोई भी ओके पैरेलल या कॉन्करेंट जैसी चीजें नहीं होती। ओके, सो इसीलिए यूनिफॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए वी कंसिडर टू प्लेट्स। वी कंसिडर टू प्लेट्स। एक प्लेट पे आप पॉजिटिव चार्ज दे दो और एक प्लेट पे आप नेगेटिव चार्ज दे दो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। तो ये जो मैंने अभी बनाया ना ये सारी की सारी लाइंस कैसी है? पैरेलल है, बराबर। इसीलिए ये आपकी यूनिफॉर्म फील्ड बन जाएगी। बट अगर मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं, अकेला पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपने सराउंडिंग जो फील्ड जनरेट करेगा वो कुछ ऐसी होगी। एग्री करोगे? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा पता है? ये पैरेलल तो नहीं है, दिख रही है ना, दिस आर नॉट पैरेलल, एक्चुअली दिस आर रेडियल, सर्कुलर वे में जाएगी, बराबर। अगर आप उसका एक एरिया कंसिडर करोगे तो सर्कुलर है, सो ये आपकी क्या बन जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी, बराबर। तो अब ओके, अब यार लॉजिकल है। अगर मान लो ये जो बीच में इसके बीच में मैं एक प्लस क्यू चार्ज को रख दूं, तो एग्री करोगे ये प्लस क्यू चार्ज पे कोई तो फोर्स लगेगा और वो राइट में जाने की ट्राई करेगा, क्योंकि प्लस है तो पॉजिटिव अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव। ओके, तो कैन आई से इसका मोशन राइट में होगा और जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी क्यू टाइम्स कैपिटल ई। सो दर्शन अब आपको आंसर मिल जाएगा। इफ अ चार्ज इज मूविंग इन अ uniform electric field, the force acting on that charge is given by Q times capital E. क्लियर हुआ बेटा आपको? यस और नो? ओके, तो F की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? Q इंटू ई, बराबर। और एग्री करोगे सारे बच्चे कि अगर मान लो ये प्लेट के बीच में थिकनेस क्या है? डिस्टेंस b है, और इसका जो प्लेट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पकड़ लो, वो b है। ओके, तो कैन आई से द वर्क डन will be Q into V। ओके, तो ये लिख के रखना अगर ना पता हो तो। वर्क डन इज गिवन बाय चार्ज मल्टीप्लाई बाय क्या होगा?
potential difference. The work done is given by what? The charge multiplied by potential difference. So यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ना, वो सेम होता है हर पॉइंट पे। पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज हो सकता है। ओके, सो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। ओके, अब मुझे बताओ रियलिटी में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है? सिंपल, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन? कैन आई से इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? So can I say it is F into D, which is equal to QV? रियलिटी में यस इट इज एफ एस कॉस थीटा, बराबर। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट फील्ड के डायरेक्शन में है ना, तो थीटा 0 है, इसलिए कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो हम इसके लिए तो कॉस को कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ लेट अस से इफ दिस इज 1, दिस इज 2, तो अगर मैं एफ को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कैन आई से इट इज क्यू ई डी is equal to QV. So I got a very, 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 very important result. K capital E is potential difference divided by क्या? Displacement or the distance between the two plates. Clear हुआ ये? This is another formula जो 12th में बहुत यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा। 12th में बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये यूज होगा। ओके, फिर आपको तब समझेगा नहीं, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और 12th में ना वो बहुत बार ये यूनिट यूज करते हैं। चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर होता है? हर एक को घर पे बैटरी होगी तो पता होगा, वोल्ट। तो दूसरा यूनिट इसका है वोल्ट पर मीटर। क्लियर हुआ सबको? सो ई के दो यूनिट है, या तो वोल्ट पर मीटर और क्या है, न्यूटन पर कूलम। 12th बोर्ड में डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों में से कोई भी दिया हो तो आंसर अब आपको पता है। ओके, सो प्लीज लेट मी नो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, आगे ना। चलो बताओ। परफेक्ट। सो दिस इज योर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये आपका टॉपिक क्या था? फिफ्थ वन। अब चलते हैं हमारे सिक्स्थ टॉपिक पे, और जिसका नाम मैं दूंगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये आपको काफी अच्छे से याद होगा। ओके, कि अगर मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास मान लो नेगेटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक लाइंस जो निकलती है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट कहाँ पे होती है? फॉर टू द नेगेटिव चार्ज। सो दिस आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। एरो प्रॉपरली बनाना, नेगेटिव पे वो टर्मिनेट होती है तो वैसा एरो बनना चाहिए आपका। पॉजिटिव से निकलनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से होगी? तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट
ऑन नेगेटिव। ओके, और एक प्रॉपर्टी थी अगर याद हो तो, कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, याद है ये? लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तीसरा जो थर्ड पार्ट है, द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। इसका मीनिंग क्या है? दैट इज E is zero inside conductor. सेकेंड पॉइंट, थैंक यू देव, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर लिखना है ना बेटा। आप इंटरसेक्ट ईच अदर लिखोगे तो फिर गलत लिखोगे। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, थर्ड पॉइंट, डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज E equal to zero inside a conductor. ओके, अगर आपका क्राउडेड रीजन है, अगर आपका क्राउडेड रीजन है, दिस इंप्लाइज E is more। सही यानी, मतलब इसका मीनिंग क्या है? आप इसको अज्यूम कर सकते हो आपके लोकल ट्रेन के कंपार्टमेंट से, बराबर? समझ रहे हो? अगर ज्यादा गर्दी होगी, बोलते हैं ना गिरदी ज्यादा होगी अंदर, when there are so many people in a compartment, the intensity will be more. Okay, like this, the crowded region, E is more, and widely spaced region, अगर widely spaced region होगा, then this implies E is less. Okay, so जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता दी। ओके, और लास्ट और एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, जो नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनेगा। ओके, द लाइंस ऑफ फोर्स, द लाइंस ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। मैथमेटिक्स में नॉर्मली का मतलब क्या होता है, चलो बताओ। The lines of force leave or terminate on a conductor normally. What is the meaning of anything is normal to another? तो आई थिंक सबको पता है ना, नॉर्मली का मतलब है 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। ओके, सो ये जो चीजें बताई, ओके, दिस आर नोन एज अ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगर कोई भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो मुझे ई वेक्टर का डायरेक्शन देगा। ओके, सो इसका कोई प्रैक्टिकल और आई कैन से फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज जस्ट अ कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कंसेप्ट जो अभी हमें पढ़ना है। ओके, सो आई होप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आके ना? आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, okay, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो इसका ही एक कदम आगे का कंसेप्ट है। ओके,
और वो कंसेप्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक, यस वेरी गुड, वो कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बहुत सिंपल। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट the number of electric field lines passing through area, passing through the given area. Okay, to understand this कि सर exactly क्या है, okay, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो अच्छे से एक्सप्लेन होगा। कंसिडर करो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लेट अस कंसिडर कि आपके पास एक एरिया है जो टेढ़ा है, लाइक दिस। विजुलाइज हो रहा है सब लोग को? ओके, आर यू एबल टू विजुलाइज दिस? सो आप अपने पेज को ऐसा स्लांट पकड़ो तो आपको क्लियर होगा आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द सरफेस एरिया। अगर आप बच्चा ये सरफेस एरिया को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, क्या किया आपने? आपने सरफेस एरिया लिया और आपने सरफेस एरिया को क्या ड्रॉ किया बच्चा? परपेंडिकुलर। तो उसको हम बोलते हैं एरिया। ओके, क्या बोलेंगे याद रखना, इसको हम बोलते हैं एरिया। नाउ कैन यू विजुलाइज कि ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में एक एंगल बना है जो है फॉर एग्जांपल थीटा। आके ना दिख रहा है आपको? ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में एक एंगल दिख रहा होगा और वो क्या है? एंगल थीटा। ओके, सो जो फ्लक्स है उसका अब मैं डिफाइन करूंगा। फ्लक्स इज डिफाइंड एज ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। सबको समझ में आया? फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है बच्चा? ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ओके, इसमें जो सबसे गड़बड़ होती है ना, सबसे गड़बड़ वो क्या होती है कि एस क्या है? एस आपका एरिया वेक्टर है, वो एरिया नहीं है। ठीक है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज, आप लिख के रखो ये, परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया। इसीलिए आप फ्लक्स को ऐसा भी लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। याद है ना, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि कॉस थीटा आया तो ये डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। कॉस थीटा आया तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये डॉट प्रोडक्ट में है तो फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? स्केलर या वेक्टर? बहुत सिंपल आंसर है इसका। ओके, सो फ्लक्स इज अ विच क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। और
फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर यूनिट की बात करें, मुझे बताओ, मैंने ई का यूनिट क्या बोला आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, अभी आपको एक्सप्लेन किया तब मैंने बताया 2 यूनिट है ना? तो एक यूनिट मैंने आपको बोला था न्यूटन पर कूलम। ओके, तो मान लो न्यूटन पर कूलम यूज किया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो पहला यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला यूनिट है फ्लक्स का। और दूसरा यूनिट, ओके, वोल्ट पर मीटर इज अ यूनिट ऑफ ई, मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। तो एग्री करोगे, आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। सबको समझा नहीं समझा, हाउ वोल्ट मीटर केम इनटू द पिक्चर, यस और नो? सो फ्लक्स का दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। ओके, ई का यूनिट है वोल्ट पर मीटर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट, तो वोल्ट मीटर आ जाना चाहिए। काफी सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, पर अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है, ये फॉर्मूला तब यूज कर सकते हो जब हमारा ई यूनिफॉर्म है और एरिया जो है वो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं। बट समटाइम्स, ओके, हमारे पास थोड़े से डिफिकल्ट केसेस आता है। उस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला है ये, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और यहाँ पे सर्कल। ओके, नाउ सच बताना, आप लोगों ने इंटीग्रेशन देखा होगा थोड़ा बहुत, है ना? मैंने भी थोड़ा बहुत बताया है। ओके, इंटीग्रेशन आपने दो तरह के देखे होंगे, एक जिसको मैं बोलता हूँ फाइनाइट, और एक होता है जो हमारा मतलब सॉरी डेफिनेट एंड नॉन डेफिनेट, बराबर, या इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट का मतलब क्या है, लिमिट्स नहीं होती। डेफिनेट की मतलब क्या है, लिमिट्स होती है। डोंट यू थिंक ये तीसरा काइंड ऑफ इंटीग्रल है, ये कुछ अलग टाइप है ना? तो क्या हुआ, हाँ, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। बहुत वेरी वेरी गुड यार, अरे आप लोग इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या है कि अगर आप कोई ऐसा शेप कंसिडर कर रहे हो जो क्लोज्ड शेप है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड, मतलब लाइक अ रिंग, है ना? रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी योर एंडिंग पॉइंट, आके ना जहां से स्टार्ट करो वहां से घूम के आओ तो वापस वहीं पे एंड करोगे, है? तो ऐसी चीज का जब आपको सरकमफरेंस फाइंड करना हो, है ना, तो जो इंटीग्रेशन करना होता है हम उसको क्या लिखता है बच्चा, क्लोज्ड इंटीग्रल। इज इट ओके, क्लियर हुआ सबको? परफेक्ट। ओके, तो अब ये जो बताया मैंने, ये हुआ आपका फ्लक्स। ओके, ओके, तो वन मोर, इसका एग्जांपल बता देता हूँ, क्लोज इंटीग्रल मतलब मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने आपको रिंग दिया, लेट अस से ये रिंग है। ओके, लेट अस कंसिडर कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ कंसिडर किया, जिसको मैं dl बोल रहा हूँ। ये रिंग का सेंटर है, और रेडियस क्या है r। अब मैं बोलूँ कि ये रिंग के जो लेंथ dl है उसको मैं क्लोज्ड इंटीग्रल से वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। तो आप क्या बोलोगे, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल dl? आई एम एडिंग dl लाइक दिस, मैं छोटे छोटे dl को ऐड करता जाऊंगा। अब मुझे बताओ, कोई सर्कल के छोटे छोटे लेंथ को आप ऐड करते जाओ, और जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आप एंड करो, तो आपको क्या मिलेगा वो सर्कल का? जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल आंसर है।
अगर आप छोटे छोटे लेंथ को सर्कल के ऐड करते जाओ और जहां से आप स्टार्ट करो वहीं से आप एंड करो, तो आप एग्री करोगे आपको उसका क्या मिलेगा, circumference. And what is the value of circumference? The answer is 2 pi. I hope this is the easiest explanation possible for the closed integral. अब समझ में आ गया होना चाहिए what is the meaning of closed integral. Okay, तो ये याद रखना what is the meaning of closed integral. Okay, the next जो बेसिकली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गॉस थ्योरम. okay? वो क्या है हमारा बेटा, गॉस थ्योरम. हम लोग को सिर्फ इसका मेन जो है वो स्टेटमेंट पता होना जरूरी है. तो 8th पॉइंट इज अवर गॉस थ्योरम. और गॉस थ्योरम क्या बोलता है, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस कैन बी गिवन बाय क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds vector which is equal to sigma of q enclosed upon epsilon naught. मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इसको प्लीज लिख लो, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी देता भी हूं. ओके, सो आई एम गोइंग विद द टेक्स्ट बुक जैसे जा रहा है वैसा. ओके, इसके बाद डायपोल आता है, सो मैं डायपोल इसके बाद कवर करूंगा, डोंट वरी. ओके, आदित्य कोई घाई नहीं है बेटा. ओके, तो अब गॉस थ्योरम ने क्या बताया, गॉस थ्योरम बोल रहा है कि अज्यूम करो आपके पास ऐसा कोई सरफेस है और रैंडम सरफेस, ठीक है, और लेट अस से इसके अंदर मैं चार्जेस कंसिडर कर रहा हूं. लेट से यहाँ पे है प्लस Q1, लेट अस से यहाँ पे है माइनस Q2, यहाँ पे है प्लस Q3 और बाहर एक है फॉर एग्जांपल प्लस Q4. ओके, अब है ना हमारे पास दो कंटेंडर थे. कौन कौन से कंटेंडर, फ्लक्स फाइंड करने के दो कंटेंडर. एक कंटेंडर था क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर. ओके, ये कंटेंडर जो था उसने क्या बोला कि यार मुझे फ्लक्स फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ प्लस Q1, फिर बिकॉज ऑफ माइनस Q2, फिर बिकॉज ऑफ प्लस Q3, फिर बिकॉज ऑफ प्लस Q4. सबको समझ में आया, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उससे. कौन कौन से चार्जेस है देख लो सिस्टम में, प्लस Q1, माइनस Q2, प्लस Q3 एंड प्लस Q4, और उसका डॉट प्रोडक्ट मुझे ये रैंडम शेप के साथ करना पड़ेगा. अब मुझे एक बात बताओ, ये रैंडम शेप का एरिया निकालना डोंट यू थिंक काफी डिफिकल्ट है, आके ना, डू एग्री विथ मी और नो. हमें सर्कल, स्फीयर, क्यूब है ना, ये सब के एरिया मिल सकते हैं. अब रैंडम शेप तो कैसा भी होगा ना, उसका एरिया मैं निकालूं, वो एरिया को ई के साथ क्या करूं मैं, पहले डॉट प्रोडक्ट लूं, उसके बाद उसका क्लोज इंटीग्रल निकालूं. आपको समझ आए कि ये कितना डिफिकल्ट है प्रोसेस, आगे ना, और शायद आप अपना पूरा लाइफ टाइम निकाल दो है ना, तो भी शायद ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो. ओके, बच्चे बड़े होंगे, शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, फिर भी आपका सॉल्विंग तब तक चलता रहेगा. ओके,
सो एग्री कर रहे हो कि ये तो पॉसिबल नहीं था, बट हमारे जो गॉस भैया थे ना, गॉस भैया बहुत ही जबरदस्त है। गॉस भैया ने क्या बोला कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरा आंसर जो होता है वो इतना शक्तिशाली है कि आपको क्या करना है, सरफेस के अंदर के चार्जेस का एडिशन करना है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, क्या करना है, सरफेस के अंदर के चार्जेस का एडिशन, ऐड करो। मतलब सर +Q1 -Q2 +Q3 और उसको डिवाइड करो एप्सिलॉन नॉट के साथ, वही आंसर है फ्लक्स का। मतलब जो चीज आप इससे फाइंड करते ना, वो चीज उसने 5 सेकंड में बता दी। समझ रहे हो द पावर ऑफ द गॉस थ्योरम? इट इज जस्ट द एडिशन ऑफ द टोटल चार्जेस एनक्लोज्ड। अब देखो यहाँ पे आप अप्रिशिएट करोगे, आई हैव नॉट कंसिडर +Q4 चार्ज। देखा, when I consider Gauss, I have not considered the Q4 charge because the definition says what? क्या बोलता है? The total charge enclosed, और वो सरफेस के बाहर है तो हम कभी भी गॉस में कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर LHS से आप इलेक्ट्रिक फील्ड से जाते तो एग्री कर रहे हो, मुझे चारों चीज यूज करनी पड़ती चार्जेस में, है ना? तो डिफरेंस क्लियर हो गया और गॉस थ्योरम भी समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है सारे बच्चों को। यस और ओके। अगर आपको गॉस थ्योरम थोड़ा और बेटर वे में समझना है तो मेरा एक 6 या 7 मिनट का वीडियो भी है यूट्यूब पे, अगर आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो तो समझ जाएगा, ठीक है? उसमें मैंने थोड़ा और बेटर वे में एक्सप्लेन किया है। ओके, सो आई थिंक यार गॉस थ्योरम शुड बी वेरी मच क्लियर नाउ। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट, सो इज इट ओके कि मैं कंसेप्ट नेक्स्ट ले लूं और खत्म कर दूं, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट बाकी है ना? तो लेट्स, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर से मैं डायरेक्टली 12th स्टार्ट कर सकता हूँ, बराबर है? ओके, चलो। सो नेक्स्ट इज नोन एज द नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है अभी जो मैं कवर करना चाहता हूँ, इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। सो आई थिंक 10 मिनट्स आयुष पटेल, कैन यू स्पेयर? ओके, इफ नॉट देन ऑल्सो आई विल कंटिन्यू। ओके, तो भी मैं कंटिन्यू तो करूंगा। ओके, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल? ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टू इक्वल and okay, electric dipole is two equal and opposite charge separated by a small distance. Two equal and opposite charge separated by a small distance. So इसके लिए कंसिडर करो, लेट अस से मेरे पास -Q चार्ज है तो दूसरा चार्ज कंपलसरी +Q होना चाहिए, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो छोटा होना चाहिए। वो डिस्टेंस को हम नॉर्मली 2L कंसिडर करते हैं। ओके, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया वो डायग्राम कौन सा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और यहां से मैं एक टर्म डिफाइन करता हूं जिसको मैं पी बोलता हूं। किसी को याद है पी को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एसोसिएटेड ये टर्म था। ओके, ये टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट। ओके, ये टर्म को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। The formula for electric dipole moment is Q into 2L. Okay, is Q into 2L. यूनिट काफी इजी है, it is coulomb meter, it is a वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखियो, इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है बच्चा? फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब अगर यहाँ पे मैं बनाऊं तो ये होगा पी वेक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई पी। अब यहाँ पे आप लोग एग्री करोगे कि अगर मैं जो लाइन यहाँ से पास करवाऊं, जो डाइपोल में से पास होगी, वो लाइन को मैं बोलता हूं एक्सिस। वेरी गुड शेयर। और जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको मैं क्या बोलूंगा? इक्वेटर। ठीक, उसको क्या बोलेंगे बच्चा? इक्वेटर। तो इसमें डेरिवेशन जो था, ठीक, इसमें जो डेरिवेशन था उसमें हम लोगों ने देखा था बच्चा कि जो हमारा ई एक्सिस होता है उसका एक फॉर्मूला था जो मैंने क्लास में करवाया था, वो था के इंटू 2 टाइम्स पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसमें जो के होता है ये इसकी वैल्यू है 1/4πε0। ठीक है, ये याद रखना। और अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिखूं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है के इंटू 2p/r³ आप लोग को सिर्फ फॉर्मूला नोट डाउन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सिस पे कोई पॉइंट कंसीडर करें तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। एंड देयर इज अनदर फॉर्मूला फॉर ई इक्वेटर। उसके लिए जो फॉर्मूला था वो था, द फॉर्मूला इज के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं के पी अपॉन r³। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग दोनों एक्सप्रेशन से देख के बताओ, कैन आई से माई ई एक्सिस इज 2 टाइम्स ई इक्वेटर? चेक करो, और ना समझाओ तो बताना। कैन आई से ई एक्सिस इज 2 टाइम्स ई इक्वेटर? ये दो फॉर्मूला देख के मैं बोल रहा हूँ। ओके, दिस फॉर्मूला इज फॉर द शॉर्ट डाइपोल। This formula is for the short dipole. और यहाँ पे अगर आपको डायग्राम बनाना हो, डायग्राम में एक्सिस और इक्वेटर के डायरेक्शन दिखाने हो तो कैसे दिखाना है चेक करो। जो मैं बना रहा हूँ, ई एक्सिस का डायरेक्शन राइट में होगा और ई इक्वेटर का डायरेक्शन लेफ्ट में। मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स चेक करना, ये सारी चीजें मैंने लिखवाई थी आके ना,
द एक्सिस का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इक्वेटर का डायरेक्शन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो अगर आप नोट्स भी रेफर करोगे तो आपको सारी चीजें डिटेल में मिलेगी यहाँ पे, लेकिन मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कवर करी हैं। ओके, सो दिस वाज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एंड अगर हम अब एक लास्ट पार्ट देखें तो कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल और वी कैन से कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल kept in a uniform electric field, तो ये जो है इसमें आपको पता है कपल मतलब आपका होता है टॉर्क, और इसके लिए फॉर्मूला है P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला अगेन 12th में डायरेक्ट यूज होगा, तो आपको लगेगा कि सर ये कहाँ से आया, तो अब आपको पता है कि ये 11th में कपल ये जो वर्ड है वहां से यूज होके आया है। ओके, और टॉर्क इज गिवन बाय P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फॉर्मूला पता होगा तो भी आपका काम हो जाएगा इन द क्वेश्चन इन द 12th। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टी ई साइन थीटा। सारे टर्म्स क्लियर है सबको, P क्या है, E क्या है, यस और नो? P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड E आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना? सो मैं बार बार नहीं लिख रहा। ओके, द फाइनल और फिर हमारा 11th एंड हो जाएगा जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मैंने आपको 3 चीजें लिखवाई थी। पहला नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसका सिंबल है लैम्ब्डा, जिसको हम बोलते हैं, वेरी गुड, Q बाय L, बहुत बढ़िया। सेकंड जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आप कोई सरफेस के ऊपर चार्ज को स्प्रिंकल करो, जिसको हम सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा इज Q बाय A, चार्ज अपॉन एरिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, विच इज रो, जिसको हम बोलते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो कूलम अपॉन मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। दिस इज योर 11th का एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन अ नटशेल।